तो आज हम बात करेंगे बैंक से जुड़े हुए सच्चे फैक्ट्स के बारे में। बैंक्स कैसे, कब, कहाँ स्टार्ट हुई थी, वो कैसे काम करती है और वो पैसे कैसे बनाती है। बैंक्स किसी कंट्री को और उसकी इकोनॉमी को कैसे चलाती है और वो हर किसी को कैसे कंट्रोल और मैनिपुलेट करती है। आज आपको इस वीडियो में बैंक्स और गवर्नमेंट से जुड़े हुए ऐसे सच्चे फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसे आपको एक बार देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, और ना भी बने रहे तो भी इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो आपको सिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। अगर हम आज के मॉडर्न बैंक को हिस्ट्री में वापस लेके चले तो हमें ट्रेसेस से ये पता चलेगा कि बैंकिंग की शुरुआत 2000 BCE में स्टार्ट हुई थी। मेसोपोटामिया ट्राइब्स, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को जन्म दिया था। तब उधार लेना और उधार के पैसे वापस देना वहाँ पे और उस काल में ऐसा होता था। तो उसके लिए लोग ट्रांजैक्शन का एक लिखित रूप में रिकॉर्ड रखते थे, जिसे बुक कीपिंग कहा जाता है। बैंकिंग की शुरुआत बुक कीपिंग से हुई थी। बुक कीपिंग मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का लिखित रूप में रिकॉर्ड रखना होता है। किसने कब, किससे, किस लिए, कहाँ पे, कितने पैसे लिए थे और उसने वापस वो कैसे कैसे दिए, उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाता था। तो सीधे सीधे शब्दों में समझे तो बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होता है, और बुक की कीपिंग से ही मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। अभी के जो मॉडर्न बैंकिंग हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत 1100 से 1300 साल के बीच में हुई थी। किसी भी बैंक का काम होता है डिपॉजिटर से पैसे एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिटर के पैसों को बोरोवर्स को विथ इंटरेस्ट के साथ देना, और वापस से सूद समेत उस पैसों को इंटरेस्ट के साथ वापस लेना। तो ऊपर के जो इंटरेस्ट रहता है उस पैसों के ऊपर, तो बैंक्स उससे पैसा कमाती है या फिर वो बैंक का प्रॉफिट होता है। आज पूरी दुनिया में आप जो इतने सारे पैसे देख रहे हो वो बैंक्स के थ्रू ही आए हैं, और बैंक्स ने इसे डिपॉजिटर्स से लेकर और बोरोवर्स को देकर सर्कुलेट और इकोनॉमी को ग्रो किया है। फैक्ट की बात यह है कि आज जो पूरी इकोनॉमी में जो इतने सारे आप पैसे देख रहे हो उसमें से 96% डेट यानी कर्ज पर दिया गया पैसा है, और जो 4% है वो क्लीन मनी यानी उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आज जो हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इतने बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, स्काई क्रैपर्स हो रहे हैं, बिजनेसेस, स्टार्टअप, गवर्नमेंट या बड़े कंपनीज के इतने सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे इसके पीछे बैंक्स ने बनाया और सर्कुलेट किया गया पैसा ही है, लेकिन कर्ज के फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी बातों को या फिर रेगुलर चीज़ों को छोड़ दे तो आपको हर जगह पे लोन लगता ही है। जैसे कि बैंक का होम लोन हो गया, या फिर कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ट्रैवलिंग लोन हो गया, मैरिज लोन हो गया, एक्सेट्रा। तो आपको हर जगह पे लोन लगता ही है। आज पूरी दुनिया बैंक्स के ऊपर निर्भर है और बैंक्स इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये बैंक्स को हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ओन करती है, जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, और इन सेंट्रल बैंक का काम होता है उस देश के अंदर के सभी बैंक को चलाना और उसे कंट्रोल करना। इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मेन काम है पैसों को छापना, उसे कंट्रोल करना, और इंडिया के अंदर जितने भी छोटे बड़े बैंक्स आते हैं उनके फंक्शंस को और उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। आरबीआई के पास नई करेंसी इशू करना, उसे छापना, उसे डीकम्पोज करना, मॉनेटरी बेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना, रेपो और रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करना, फ्रैक्शनल रिजर्व रेट्स को कंट्रोल करना, पैसों के नए नियम बनाना और पुराने नियम को बदलना, मॉनेटरी बेस को बदलना, इस जैसे कई और अधिकार गवर्नमेंट ने उसको दिए हुए हैं, क्योंकि आरबीआई खुद एक गवर्नमेंट बॉडी है। आरबीआई हर दिन ₹500 के 3000 करोड़ वर्थ के नोट छापती है। इंडिया में टोटल 4 मनी प्रिंटिंग प्रेस है। ये जो आरबीआई 3000 करोड़ वर्थ के नोट छापती है वो उन्हें इंडिया के नेशनलाइज्ड बैंक को सर्कुलेट करती है,
जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक्स। और ये नेशनलाइज बैंक्स हर किसी छोटे या बड़े बैंक को ये पैसे सर्कुलेट करती है। तो इस तरह आरबीआई हर दिन 3000 करोड़ वर्थ के नोट इंडिया में सर्कुलेट करती है। आप जो ये 10 रुपये के नोट देख रहे हो, इसकी पावर आपको गवर्नमेंट ने दी है। आपके पास जितने भी नोट्स है उसके ऊपर आपको ये प्रॉमिसरी नोट ज़रूर मिलेगा, जिस पर लिखा गया है कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। इस नोट से आप इंडिया में कहीं भी इस नोट के वैल्यू के अगेंस्ट और इसकी पावर के अगेंस्ट जो भी आपको चीज़ मिलती है वो आप खरीद सकते हो। लेकिन ये तब तक नोट नहीं माना जाएगा या तब तक ये पैसा नहीं माना जाएगा जब तक इसके नीचे ये गवर्नमेंट का सिग्नेचर ना हो, क्योंकि ये एक फियात मनी है और गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बिना आरबीआई भी ये पैसे नहीं छाप सकता। गवर्नर के सिग्नेचर के बिना इस नोट की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रहेगा। इस पर लिखी गई ये प्रॉमिसरी नोट का भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा जब तक इसके ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर ना हो। गवर्नर के पास इतना अधिकार होता है कि उसकी परमिशन और उसके अथॉरिटी के बगैर कोई भी देश के गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक किसी भी प्रकार का नोट या पैसा नहीं छाप सकती। लेकिन इतने सारे अधिकार होने के बावजूद कोई भी गवर्नर किसी भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में रखा गया गोल्ड या सिल्वर के ऊपर पैसे नहीं छाप सकता। इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों है और गवर्नमेंट ये ऐसा करने क्यों नहीं देती। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट के सिग्नेचर के अलावा इस नोट का कोई भी वैल्यू नहीं है। किसी भी देश की बैंक एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, रिस्पेक्टेबल और साथ ही बहुत ही मैनिपुलेटिव है। जैसे कि हमने समझा कि बैंक का काम होता है डिपॉजिटर से पैसे एक्सेप्ट करना और बोरोवर्स को इंटरेस्ट के साथ उसे देना और बाद में उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस लेना। तो ये इंटरेस्ट रहता है, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। तो ये सवाल ये आता है कि बैंक इतने पैसे लाती कहाँ से है जो वो लोन पर दे सके। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि बैंकिंग सिस्टम परसेंटेज बेसिस पर काम करती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने आपके 20,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए हैं। टेक्निकली ये पैसे सेंट्रल बैंक के अंडर जमा हो चुके हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इंडिया में जितने भी छोटे बड़े बैंक्स आते हैं उन सबको मैनेज और कंट्रोल करता है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई आदमी आता है जिसे नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और उसके लिए उसको 18,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपने जमा किए गए 20,000 रुपये में से 10% एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखेगा और बचे हुए 90% यानी 18,000 रुपये वो इस इंसान को दे देगा। अब वो इंसान अपना नया मोबाइल ख़रीदने के लिए किसी शॉप में जाएगा और उधर से एक नया मोबाइल ख़रीद लेगा। अब वो शॉपकीपर जिसको 18,000 रुपये मिले हैं वो अपने किसी अन्य बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपने पैसे डिपॉजिट करेगा। फिर से टेक्निकली ये एक सेंट्रल बैंक में जमा किया पैसा हो गया है। तो अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास कोई अन्य व्यक्ति आता है जिसे भी लोन की ज़रूरत है, तो 18,000 में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% डिपॉजिट अपने पास एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखेगा और 90% यानी कि 16,200 रुपीज़ का लोन उस आदमी को दे देगा। अब वो आदमी जिसके लिए लोन लिया था वो उस इंसान के पास जाता है और उसे वो पैसे दे देता है। अब वो इंसान अपने किसी अन्य बैंक में अपने उसको मिले हुए पैसे को जमा करता है। तो वापस से ये साइकिल रिपीट होती जाएगी और ये तब तक रिपीट होती जाएगी कि जब तक आपके 20,000 डिपॉजिट के 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट 20,000 नहीं हो जाती और 90% लोन की अमाउंट 1,80,000 नहीं हो जाती। तो टेक्निकली आप इसे देखें तो बैंक ने आपके 20,000 जमा किए हुए से 1,80,000 का लोन एज अ दे दिया है
और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट आएगा वो बैंक का इनकम होगा, प्लस 1,80,000 वो भी बैंक का प्रॉफिट ही आप मान के चलो। तो बैंक ने ये जो 1,80,000 रुपये का लोन ऐसे लोगों को दिया है वो वास्तविक तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बैंक ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है जो उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा के देती है। दे हैव यूज्ड योर मनी टू मेक मोर मनी। लेकिन ये जितना दिखने में आसान है उतना वास्तविक तौर पर है नहीं, क्योंकि लोन देना ये काफ़ी रिस्की है। तो इसलिए बैंक्स हर किसी लोन के ऊपर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखता है, और ये सिक्योरिटी उस लोन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अगर किसी ने बैंक से होम लोन लिया है तो बैंक्स उस इंसान की घर के कागजात अपने पास जब्त रखेगा जब तक वो इंसान लोन की अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पूरी चुका नहीं देता। तो बाय चांस अगर उस इंसान को कुछ प्रॉब्लम आता है और वो अपनी लोन की अमाउंट इंटरेस्ट के साथ देने से मना कर देता है या फिर वो दे नहीं पाता है, तो उस समय बैंक उस आदमी के घर को जब्त कर लेता है और उसे बाद में नीलामी में बेच देता है। तो नीलामी से जो आया हुआ पैसा है बैंक उससे अपना लोन और उसका इंटरेस्ट वसूल करती है। आप जो आपके पैसे एज ए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में जमा करते हैं, उसी पैसों का इस्तेमाल करके बैंक्स आपसे भी ज़्यादा मुनाफा कमाती है। बैंक्स अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन और अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट आपके पैसों की यूज़ करके करती है और उससे काफ़ी मुनाफा कमाती है। शायद ही आपको नहीं पता होगा कि बैंक्स शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करती है और उसमें बहुत सारा और खूब मार्जिन और प्रॉफिट कमाती है। तो इसके लिए आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको 4% का इंटरेस्ट जो आपको बैंक की तरफ से मिलता है वो एज ए अप्रिसिएशन होता है बैंक की तरफ से कि आपने उस बैंक के ऊपर ट्रस्ट रखा और आपके डिपॉजिट उस बैंक में जमा की, जिसकी वजह से उस बैंक को आपका पैसा यूज़ करने के लिए मिला और उस यूज़ मनी का उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से बैंक का बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है उसे वो कभी भी 100% रिकवर नहीं कर पाती। मान लेते हैं कि एक बैंक ने अलग अलग लोगों को 40 करोड़ रुपए का लोन ऑफर कर दिया है, तो उसमें से कई लोग अपना लोन पूरी तरीके से चुकाएंगे, कई लोग एक भी रुपया नहीं देंगे, कुछ लोग आधा लोन देंगे और आधा वैसे ही छोड़ देंगे। तो उसकी वजह से बैंक को बहुत सारा नुकसान सहना पड़ता है। ऊपर से डिपॉजिटर्स ने दिए हुए पैसे या फिर डिपॉजिट किए गए पैसे लोग टाइम टू टाइम वहाँ से निकालते भी रहते हैं, जिसका इफ़ेक्ट बैंक के पास कम पैसे होने की वजह से वो कम इन्वेस्टमेंट कर पाती है और उसका इफ़ेक्ट उसको कम प्रॉफिट की वजह से मिलता है। इसलिए बैंक्स अलग अलग तरीके की स्कीम भी रन करती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पैसे जनरेट कर सके, उसे यूज़ कर सके और ख़ुद को डूबने से बचा सके। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, प्रोविडेंट फंड, चाइल्ड सपोर्ट एंड माइनर अकाउंट। इसके अलावा बैंक नील या फिर सैलरी अकाउंट भी ऑफ़र करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उस बैंक में हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी उसमें जमा कर सके और बैंक्स उसे अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सके। बैंक एक और स्कीम रन करती है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना मतलब लगभग बैंक से लोन लेने के बराबर ही है। क्रेडिट कार्ड आपको एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट के साथ आता है और आप इससे किसी भी वस्तु या सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको बैंक ने जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट दी है उसके ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड एक सिस्टम में चलता है, जैसे कि वो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने जितने भी ट्रांजैक्शन की है उसकी फाइनल बिल अमाउंट आपको अगले महीने के 1 तारीख को देती है और उसके बाद आपको 10 से 20 दिन का टाइमलाइन ऑफर करती है, जिससे आप अपने 1 तारीख से 30 तारीख के बीच जितने भी टोटल ट्रांजैक्शन किए हैं वो अमाउंट बैंक को सूद समेत वापस कर दे।
लेकिन अगर कोई इंसान इसे वापस देने में फेल हो जाता है तो बैंक उसके ऊपर 13 से 15% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। और फिर भी कोई इंसान उसे देने में फेल हो जाता है तो बैंक्स उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट स्टार्ट कर देती है। और फिर भी वो इंसान वो पैसे चुका नहीं पाता, तब बैंक उस इंसान की हर एक असेट, हर एक प्रॉपर्टी उस लोन के आगे जब्त करती है और उसे बाद में नीलामी में बेच देती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल अमाउंट रेगुलरली और टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर होता है। सेकेंडली, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका जॉब जा सकता है, आपकी रेपुटेशन जा सकती है, आप जेल में जा सकते हो, आपको ख़राब एडिक्शन लग सकती है। इसके अलावा कई कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि फाइनेंशियल ट्रैप में अटकने की वजह से कई कई लोगों ने सुसाइड भी कर ली है। तो अगर आपका कहना ये है कि आप रेगुलरली और टाइम टू टाइम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करते हो और उसे रीपेमेंट करते हो तो फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर आया हुआ इफ़ेक्ट आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे मेजर फैक्टर्स भी है, जैसे कि आप वो पैसा खर्च करते हो जो असलियत में आपका है ही नहीं। सेकेंडली, बार बार क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आप चक्रव्यूह में अटक चुके हो। ये एक रिपीटेटेड साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप ये डिसाइड ना कर ले कि आपको इसे तोड़ना है। क्रेडिट कार्ड का बार बार यूज़ करने से वो आपको फाइनेंशियली कमज़ोर कर रहा है। जैसे कि इस महीने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लिया और अगले अगले महीने में उसका भुगतान कर दिया। फिर अगले महीने आपको ऐसा लगता है कि उस महीने में आपको पैसों की कमी खल रही है, उसकी वजह से आप फिर से एक बार क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और उसका भुगतान आप अगले महीने करते हैं। अगले महीने आपको फिर से वैसा लगता है कि आपके पास पैसे कम है और उसकी वजह से आप फिर से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो ये जो रिपीटेड साइकिल चल रही है उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा मेजर फैक्टर ये कि क्रेडिट कार्ड आपको इजी मनी होने का एक लालच या फिर एक भ्रम पैदा करता है। मान लो अभी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपके पास बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ है, तो ऑनलाइन आप कोई मोबाइल देखते हो या फिर आपके फ्रेंड से किसी नए लेटेस्ट मॉडल के बारे में सुनते हो तो उसको खरीदने का लालच आपके मन में आता है। लेकिन आपके पास पैसे और क्रेडिट कार्ड ना होने की वजह से आप उस ख्याल को वहीं पे छोड़ देते हो आप और उस मोबाइल को नहीं खरीद पाते। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता तो आपका दिमाग आपको इस भ्रम में डालता कि आपके पास पैसा अवेलेबल है जो कि आपका है ही नहीं असलियत में। तो आप फ्यूचर के खर्चे को आज ही कर देते हो। उससे नुकसान ये होता है कि आप आपकी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हो और बैंक इसी टाइम का इंतज़ार कर रही होती है कि आप कब अपनी लिमिट्स के ज़्यादा खर्च कर दे और बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर दे और उससे बैंक का प्रॉफिट हो जाए। एक सर्वे में ये पाया गया है कि हर 100 क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के पीछे 15 क्रेडिट कार्ड यूज़र्स ऐसे हैं जो कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैंक को बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड एक स्कैम है और ये आपको अमीर होने का और आपके पास पैसे होने का टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है और इससे आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ये एक ऐसा सपना है जो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसके ट्रैप में अटक जाते हो तो ये भयंकर सपने में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि अगर बैंक को इतना नुकसान झेलना पड़ता है तो बैंक क्यों अभी भी क्रेडिट कार्ड को ऑफ़र करती है? इसका पहला जवाब है कि क्रेडिट कार्ड आपको जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना भी चाहे उतना क्रेडिट लोन आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो भी आपके लिमिट के अंदर। दूसरा कारण यह है कि क्रेडिट कार्ड विदाउट एनी पेपर वर्क को आपको पैसे दिलाता है। तीसरा कारण यह है कि आप जो लोन लेते हो वो विदाउट इंटरेस्ट का रहता है जब तक कि आप बैंक का
पैसा या फिर उस क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट अमाउंट वापस टाइम से नहीं कर पाते, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट लगता है। तीसरा कारण ये है कि मान लो कि अगर किसी इंसान को हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को मिला के 1.5 लाख हर महीने का लगता है, तो अगर क्रेडिट कार्ड कंपनीज या फिर बैंक क्रेडिट कार्ड देना बंद कर दे तो उस इंसान को हर बारी बैंक को जाना पड़ेगा, वो पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद उसको लोन मिलेगा, उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप ही सोच के बताओ कि इतनी सारी मेहनत कौन करेगा एक छोटे से लोन अमाउंट के लिए। इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड अभी भी मार्केट में चलते हैं और ये आगे भी जाके चलेंगे। अभी जो आप मेजॉरिटी फैक्टर देख रहे हो कि क्रेडिट कार्ड के यूज़र्स कम है, तो भविष्य में ये जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उसी दिशा में बढ़ रही है और उसी प्रकार हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज़्यादा निर्भर होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को परचेसिंग पावर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी रन होती है। आज दुनिया भर की टोटल पॉपुलेशन में से 67% आबादी ऐसी है जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करती है। अगर हम क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को चेक या फिर कैश के साथ कंपेयर करें तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सबसे आसान और सुविधाजनक है। कैश फिर भी ठीक है, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए की कैश हर जगह पे तो लेके नहीं जा सकते, ये काफ़ी रिस्की भी है और दैट इज़ नॉट एन इनकन्वीनियंट। सेकेंडली, अगर आपके पास बैंक में पैसे ही ना हो, आपके पास कैश ही अवेलेबल ना हो और आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको किसी चीज़ को ख़रीदना है, तो उस समय में आप क्या करोगे? उस समय क्रेडिट कार्ड आपको परचेसिंग पावर देता है और जिसको यूज़ करके आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। अगर हम चेक्स की बात करें तो चेक्स हार्डली कोई अभी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि चेक्स के फ्रॉड के बारे में हर किसी को अभी पता है। एक स्टडी में ये पाया गया कि पैंडेमिक्स यानी कोरोना वायरस 2020 के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी क्रेडिट कार्ड पेमेंट 25% से 88% तक बढ़ गए हैं और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बढ़ोतरी के कारण मार्केट में गुड्स और सप्लाई का डिमांड भी बढ़ने लगा है और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, जिसकी वजह से इस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई वो मेंटेन कर सके एज अ डिमांड के तौर पर। सेकेंडली, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनीज ने कई सारे लोगों को जॉब ऑफ़र की है और कई सारे लोगों को अपने यहाँ पे काम पे रखा है, ताकि उनका प्रोडक्शन यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ सके और मार्केट की डिमांड को वो पूरा कर सके। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की वजह से लोग ज़्यादा परचेसिंग पावर में आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो इस रिपीटेटिव साइकिल की वजह से क्रेडिट कार्ड की वजह से इकोनॉमी को चलाने में और उसे बढ़ोतरी देने में मदद होती है। आप क्या करोगे जब आपने आपकी लाइफ की जमा पूंजी किसी एक बैंक में जमा की हो और वह बैंक ही डूब जाए? ऐसा नॉर्मली होता है और हज़ारों लोग अपनी सेविंग खो देते हैं, क्योंकि बैंक अपनी मनी लिक्विडेशन को मैनेज करने में फेल हो जाता है। अब यह मनी लिक्विडेशन आखिर होता क्या है? मनी लिक्विडेशन मतलब हर किसी बैंक को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके पास इतना कैश अवेलेबल हो, इतना पैसा अवेलेबल हो कि वो डिमांड और सप्लाई को मैनेज कर सके डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स की। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि किसी बैंक में से डिपॉजिटर्स ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे पैसे निकाल लिए हो और बोरोवर्स ने जो लोन लिया था उन्होंने वो रिपे नहीं किया, तो ये मनी लिक्विडेशन वो सस्टेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैंक डूबने के कगार पे आ जाती है और बैंक बंद पड़ जाती है। और इसी कारण की वजह से आपने जो लाइफ सेविंग उस बैंक में जमा की होती है उसे आप खो देते हो। ये होना लगभग असंभव है, लेकिन ये होने के चांसेस तो ज़रूर है। ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक आपके पैसों को
और उसकी सेफ्टी की गारंटी आपको देती है। जैसे कि आरबीआई आपको ये गारंटी और अश्योरेंस देती है कि आप इंडिया में किसी भी बैंक में अगर आपके पैसे जमा करते हो और अगर वो लिक्विडेशन हो जाता है, वो बैंक सस्टेन करने के काबिल नहीं रहती, तो आपको आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट 5 लाख तक की गारंटी आपको मिलेगी और आपको वो रिफ़ंड भी मिलेगा। लेकिन 5 लाख के ऊपर का अगर अमाउंट रहेगा तो वो आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास अभी 3 लाख रुपए है और वो आपने किसी बैंक में जमा किए और वो बैंक लिक्विडेट हो गया, तो आपको 100% गारंटी है कि आपने जो 3 लाख रुपए उस बैंक में जमा किए हैं वो आरबीआई आपको निकाल के देगा। लेकिन आपने 7 लाख रुपए उस बैंक में जमा किए होंगे तो आपको उसमें से 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।